हेलो एवरीवन, जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग, हमारे सारे सब्सक्राइबर और सारे व्यूअर्स। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक वीडियो जो हिडनबर्ग और अदानी के बारे में, इसमें छोटी सी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे मैं बात करने आया हूँ। और इसमें क्या हो सकता है हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे आने आने वाले टाइम पर, क्या हो सकता है ग्लोबल रैली पर, और क्या संकेत इसमें आ रहे हैं ग्लोबल इंडाइसिस पर, और इसमें बाहर के मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, या एफआईज इसमें किस तरीके से काम करेंगे हमारे इंडियन मार्केट के अंदर। ये सारी ही बातों पे मैं आपके सामने इस पॉइंट को रखने आया हूँ। और इस वीडियो को अंत तक देखें, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए और सारे ही अदानी के जितने भी सेक्टर चल रहे हैं उन सभी के लिए, कि आपको अब इसमें आने वाले टाइम में किस टाइप का रिएक्ट करना है जो हमारे ग्लोबल इंडाइसिस के लिए बेहतर हो और रिटेलर्स के लिए बेहतर हो। तो अंत तक देखिए इस वीडियो को, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो हमें पहले ये जानना है कि मैं आपको जानना है या बताना है, मैं आपको हिडनबर्ग के बारे में कुछ ऐसी बातें सबसे पहले आपके सामने लाना चाहूँगा जो आपको जानने में काफ़ी ही ज़्यादा दिलचस्पी होगी। और ये पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हिडनबर्ग किस तरीके का काम करता है। ग्लोबल इकॉनमी में ही वो शॉर्ट सेलर है, हमारे इंडियन मार्केट में ही वो शॉर्ट सेलर है, या अमेरिका के मार्केट में नेस्डेक में डाउ जोन में उसका किस तरीके से योगदान है। और क्या हिडनबर्ग सेम मार्केट में रहते हुए या अपनी हिडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को सेम तरीके से ही काम करते हैं, या इनका सिर्फ शॉर्ट सेलिंग्स पे काम है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि बायोसाइंसिस के संस्थापक जो नैस्डैक में जिनकी बायोसाइंसिस हैनोकिंग्स बायोसाइंसिस के नाम से जो कंपनी है, उसके बहुत बड़े शेयर अधिकारी सेज हार्ट ग्यूमरेगू पर इन्हों ये हिडनबर्ग की टीम ने ही, ये हिडनबर्ग ही थे जो नैस्डैक के बायोसाइंसेस, नैस्डैक की बहुत बड़ी कंपनी बायोसाइंसेस के संस्थापक के ऊपर 6 बच्चों के बाप के मर्डर की इन्होंने खुलासा किया था। यानी कि उसके मर्डर को लेके सबसे पहले हिडनबर्ग ही था जिसको बताने वाला कि ये मर्डर करके यहाँ से फरार है, या इसने ये मर्डर किया और विदाउट डिग्री इसके पास ये कंपनी ऑपरेट हो रही है। So, उसके संस्थापक के ऊपर, बायोसाइंसिक मेडिकल के संस्थापक के ऊपर। और ये न्यूज़ हिडनबर्ग ने एफबीआई को दी और उसके बाद इन्होंने उस न्यूज़ पे काम किया, उसको फ्री फ्लोट किया। लेकिन आप जानते हैं जब ये न्यूज़ हमारे बाहर के मार्केट के ऊपर, अमेरिका के मार्केट के ऊपर जब ये न्यूज़ पूरी तरीके से स्पेकुलेटर्स होके स्प्लिट हुई, तो इसकी पूरी जांच जांच पड़ताल से पहले, यानी कि ये न्यूज़ एफबीआई के पास आने से पहले, ये पूरी इस पे पूरे का पूरा विश्लेषण होने से पहले अमेरिका के मार्केट में, यानी कि नेस्डेक जो इंडाइसेस अमेरिका का मार्केट में चलता है, उस नेस्डेक को 1700 पॉइंट से क्रैश करने वाला था ये हिडनबर्ग। और इसके बाद इन्होंने उसी संस्थापक के ऊपर बहुत सारे और आरोप लगाए। यानी कि इन्होंने टर्किश में भी एक बायोसाइंसिस मेडिकल इनकी जो चल रही है उसको इन्होंने बिना डिग्री के और बिना लाइसेंस के, यानी कि इन्होंने ये भी यहाँ तक दावा किया कि वो बिना लाइसेंस के चल रही है। और कोविड-19 में जितनी इनकी तरफ से वैक्सीन्स बनी, वो सारी ही वैक्सीन्स नॉन टेस्टेड थी, ऐसा भी इन्होंने दावा किया। और इन्होंने उसके साथ साथ ये भी बोला कि बहुत बड़े पत्रकार जो अमेरिका के मार्केट में नैस्डैक की और यूएस इकॉनमी को लेकर या बाहर के इंडाइसिस को लेकर खबर देते हैं, वो इनसे मिले हुए हैं, तभी शायद ये अब तक इतना पैसा कमा पाए। सो हिडनबर्ग का एक शुरू से अपना एक मोटो रहा है। इन्होंने हमारे मार्केट में अदानी से ऐसा पहला पंगा नहीं लिया है। इन्होंने हमारे मार्केट में इन्फोसिस पे ये खबर पहले दे चुके हैं, और बहुत से ऐसी कंपनी है जिस पे इन्होंने पहले खबर दे दी। तो मेरे कहने का मतलब हिडनबर्ग को एक इस तरीके से साबित करने का था कि हिडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर ना होते हुए हिडनबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन इस मोटो पे काम करती है। और हिडनबर्ग ने इस पे पहले आकर बोला हुआ है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन एक लोग को जागरूक करने का काम करती है, रिटेलर को, निवेशक को और एफआईज को
वो हमारे इंडियन मार्केट के फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या हम इंडियंस उनके मार्केट के फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। एफआईस को जागरूक करने का, डीआईस को जागरूक करने का और रिटेलर्स को जागरूक करने का हिडनबर्ग ने मोटो एक लिया और काम किया, ऐसा हिडनबर्ग कहता है। और इन्होंने पहले ही अपने मार्केट में, यानी कि जैसा मैंने आपको नेस्डेक की स्टोरी बताई, नेस्डेक को इन्होंने 1700 पॉइंट से डाउन किया था, वहाँ पे क्रैश स्थिति बन गई थी। और डाउजोन को भी इन्होंने 3000 पॉइंट से डाउन किया था। ये न्यूज़ पूरी 2022 जून की है, 1 जून की, जब इनकी ये खबर आई थी। और हम इन्हें 2 साल से देख रहे हैं हिडनबर्ग को। और इन्होंने जब भी हमारे इंडियन मार्केट में ऐसे फ्री फ्लोट स्प्लिट की का बात करी, जब जब उस शेयर में गिरावट आई है, यहाँ तक कि इन्फोसिस में, जो इससे पहले इन्फोसिस के एमडी के ऊपर इन्होंने घपले का आरोप लगाया था, तब भी इन्फोसिस का पूरा शेयर गिर चुका था। और हमारे इंडियन मार्केट में और जितने भी न्यूज़ पे आने वाले टीवी न्यूज़ एंकर्स हैं या शेयर्स होल्डर, कोई भी रिसर्च एनालिस्ट है, वो उसने आके सिर्फ इन्फोसिस पे यही बात बोली थी कि ये एक लैगिंग करेक्शन है। हालांकि ये लैगिंग करेक्शन नहीं थी, इसके पीछे घपले का पूरा आरोप था। तो क्या उससे ये बात सच नहीं हो सकती है कि अदानी के शेयर्स में मैन्युपुलेटिंग है, अदानी के शेयर ओवर वैल्यूड है, अदानी के शेयर्स में रिटेलर्स का गेम है, अदानी के शेयर्स में प्रमोटर्स का गेम है? ये बात सच नहीं हो सकती, चाहे हिडनबर्ग इस पे दावे के साथ इस बात को बोले, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्टों के जजमेंट पर यूएस ने इस पे जब नैस्डैक पे ये पूरा काम हुआ, तो यूएस ने इस पे आके पूरी फ्री फ्लोट इस न्यूज़ को ओपन किया और उसने इस चीज़ को बाद में स्वीकारा कि इस बात से नैस्डैक को काफ़ी फ़र्क पड़ा, ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट सही है। तो ऐसा बहुत बार होता रहा जब हिडनबर्ग एक डिफ़ॉल्टर पे हमेशा वीडियो अपनी न्यूज़ को लाते रहे, ठीक है। और इसमें यूएस का मार्केट उनका साथ देता रहा कि आपकी ये रिपोर्ट सही है, हम आपको इन डिसिप्लिन टू इन कंडीशन टू लॉ आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी रिसर्च पे काम करते रहे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया के थर्ड पर्सन रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी के ऊपर इन्होंने जो ओवर वैल्यूड का एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, तो क्या ये सही है? क्योंकि हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को बैलेंस शीट के द्वारा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री के द्वारा इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करी है कि अदानी के शेयर ओवर वैल्यूड रहे और अदानी के शेयर्स में मैनिपुलेशन हुई है और अदानी के शेयर्स में अमेरिका के बहुत सारे संस्थापक का हाथ है और अदानी के छोटे भाई यानी कि राकेश अदानी के ऊपर डायमंड को लेके बहुत बड़ा एक वाद विवाद चल रहा है जो अमेरिका के कोर्ट में चल रहा है। तो इन सब बातों से मैनिपुलेशन पता नहीं चल पाती है, मैनिपुलेशन का पूरा आरोप नहीं लग पाता है। हिडनबर्ग ने जो अपना डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से इम्पैक्ट, फ्री फ्लोट, इबीटा, इन सब को लेके जितनी न्यूज़ दी है मैं आपके सामने स्क्रीन कर रहा हूँ, ये देखिए, ये हिडनबर्ग के दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट्री है। आप सारी कंपनियों के सामने देखेंगे, आपको इबीटा नज़र आ रहा होगा, नेट वैल्यू नज़र आ रहा होगा, नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशंस जो एफसीएफ यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, एफसीएफ, यस। तो इस पे आप देख सकते हैं फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन कहते हैं सर, जो नेट आपकी मार्केट कैप है, नेट मार्केट कैप में जो रहने वाले लिक्विडिटी एसेट्स हैं, लिक्विडिटी एसेट्स में जितनी कैपिटलाइजेशन आपकी कंपनी में एंटर होती है, जितनी कैपिटलाइजेशन बाहर होती है, वही फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन होती है। इसके इम्पैक्ट पर हिडनबर्ग ने रिपोर्ट बना दी कि अदानी के शेयर्स ओवर वैल्यूड है। मुझे अब तक ईबीए देखकर, जर्नल ईबीटा देखकर और लिवरेज मार्केट को देखकर, फ्री फ्लोट मार्केट को देखकर, एफसीए को देखकर और जितने ही एक अकाउंटिंग के अंदर एक लिक्विडिटी शेयर्स के ऊपर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ अप्लाई होती है, उन सभी चीज़ों को देखकर ये नहीं लगा कि अदानी के शेयर ओवर वैल्यूड है। हिडनबर्ग का दूसरा दावा, हिडनबर्ग ने कहा कि अदानी की कंपनी में बहुत सारा शेयर्स प्रमोटर के प्लेज है, अदानी के ऊपर डेप है। तो मैं उन सभी को ये बात बता दूं कि ये कोई नई बात हमारे इंडियन रिटेलर्स के लिए नहीं थी, हम रिटेलर्स के लिए ये बात नई नहीं थी कि अदानी के ऊपर डेप है, बल्कि हम ये सारी ही बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। उस हिडनबर्ग से पहले इस बात को जानते हैं कि अदानी के ऊपर डेप है और कंपनी डेप पे है।
और उसके शेयर प्रमोटर्स के प्लेज है, ये हम सारे इस बात को जानते हैं जितने फंडामेंटल इकोनॉमी से चलने वाले लोग हैं। जिन्होंने टेक्निकल से अदानी के शेयर्स में एंट्री करी, जो सिर्फ ट्रेडर्स कहलाते हैं, उनके ट्रेडर्स में एसएल होता है, स्टॉप लॉस उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर्स होंगे तो जीटीडी उनका हिट हो गया होगा और वो एग्जिट हो गए होंगे, एज पर टेक्निकल व्यू से अगर मैं इस बात को बोलूँ तो। लेकिन जो फंडामेंटली व्यू से रिसर्च करने वाले थे सारे ही एनालिस्ट, वो सब इस बात को जानते थे कि अदानी पे डेप है और इसके सारे शेयर प्लेज हैं, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है, अभी इस पे अब इस न्यूज़ को भी ओपन कर दिया गया है कि अदानी ने अपने सारे ही प्रमोटर्स के प्लेज शेयर को रीपे कर दिया है, यानी कि प्लेज लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है, अदानी डेप फ्री हो गया। और 1.2 बिलियन से ये न्यूज़ आई है, जितने भी 1.2 बिलियन की जितने डेप थी वो अदानी ने ख़त्म कर दी है, वो डेप फ्री है अब। तो हिडनबर्ग के सारे ही दावे यहाँ पे झूठ साबित होते हैं, क्योंकि उसने जो स्पेकुलेटर्स इंडिया मार्केट में फैलाने की कोशिश करी, या उन्होंने ये सोचने की कोशिश करी कि हमने शॉर्ट, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे बाजार, इसमें एफ आईज क्या काम करते हैं इसका मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। एफ आईज हमारे यहाँ पे अमेरिका के मार्केट के एफ आई हो सकते हैं, वो चाइना के मार्केट के एफ आईज हो सकते हैं, वो शंघाई मार्केट के एफ आईज हो सकते हैं। एफ आईज हमारे मार्केट में बाई ऑन सेलिंग्स में काम करते हैं। इसकी डेली बेसिस पे रिपोर्ट आप लोग जो देखते हैं डी आईज और एफ आईज की बाइंग, या जो न्यूज़ पे दिखाया जाता है, वो एफ आईज हमारे मार्केट में शॉर्ट्स का काम करते हैं, बाइंग का काम करते हैं। बहुत सारी न्यूज़ों को देखने के बाद, बहुत सारे हर एक पॉइंट पे गौर करने के बाद, अभी तक जो अमेरिका का बाज़ार और हमारे इंडियन के बाज़ार के बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है, या बहुत सारे बहुत जो मार्केट के, यानी कि जो अदानी के प्रमोटर्स का कहना है इस बात पर कि एफ आईज की जितनी भी शॉर्ट सेलिंग थी, उनकी एक शॉर्ट सेलिंग की छोटी खबर हिडनबर्ग तक पहुंची, और जितने एफ आईज ने शॉर्ट बनाए हुए थे हमारे इंडियन मार्केट पे अदानी के शेयर को लेके, उनको स्प्लिट करने के लिए हिडनबर्ग ने पूरी साजिश रची है। और हिडनबर्ग ने उसी साजिश के अनुसार छोटी मोटी रिपोर्ट देख के अदानी के छोटे भाई राकेश अदानी के ऊपर डायमंड के घपले को लेके न्यूज़ बनाना, अदानी के ऊपर एक ओवर वैल्यूड के ऊपर न्यूज़ बनाना, मैनिपुलेशन के ऊपर न्यूज़ बनाना, ये इस बात को साफ दर्शाता है कि एफ आईज की बहुत बड़ी शॉर्ट सेलिंग थी हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर, जिस चीज़ को अंजाम हिडनबर्ग दे चुका है। और यहाँ तक ही नहीं, हिडनबर्ग ने इस चीज़ को जब रिटेल हमारे इंडियन मार्केट में आई यहाँ, और एफ आईज ने इस पे शॉर्ट पोजीशन बनाई, तो एफ आईज ने अपना शॉर्ट का माल 4 दिन के अंदर स्क्वायर ऑफ कर दिया था। एफ आईज की शॉर्टिंग होते होते एफ आईज की फुट शॉर्ट हो रही थी, एफ आईज के इंडाइसिस शॉर्ट हो रहे थे। वो एफ आईज की शॉर्टिंग 4 दिन के बाद एक बाइंग में बदल गई थी, यानी कि इससे साफ इस बात को दर्शाया जाता है कि हिडनबर्ग की साजिश में एफ आईज और ये पूरी ही ग्लोबल इंडाइसिस की साजिश थी कि अदानी के शेयर्स को इनको गिरवाना था। क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि हिडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, जो कि मैं नहीं मानता कि वो शॉर्ट सेलर है, क्योंकि मैंने उसकी जितनी भी पुरानी अब तक न्यूज़ देखी, उस पर उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी इस दावे को रखा, और उसने हमेशा पब्लिक फ्लोट में इस बात को बोला कि वो हम सच्चाई रिटेलर्स के सामने रखने वाले हैं। और अमेरिका में भी इस तरीके से उन्होंने काम किया, उन्होंने चाइना की रिपोर्ट बनाई तब भी उन्होंने इस तरीके से काम किया। लेकिन एफ आईज के साथ मिलके उन्होंने इंडिया के मार्केट में इस बात को लेके बोला कि अदानी के शेयर मैन्युपुलेटिंग में है और ओवर वैल्यू है, जो कि ये बात झूठ है। मैं आपके सामने कुछ डाटा रख रहा हूँ जो हिडनबर्ग के ही रखे हुए डाटा हैं। इस मार्केट की अकाउंटिंग और इस मार्केट की किसी भी तरीके से ओवर वैल्यूड इम्पैक्ट कॉस्ट इस बात को नहीं दर्शाता कि अदानी के शेयर ओवर वैल्यूड है या अदानी के शेयर में मैनिपुलेशन है। रेस्ट ऑफ मैं इस बात को बहुत क्लियर तरीके से बताना चाहता हूँ कि एफ आईज की बनाई हुई शॉर्ट सेलिंग, अमेरिका के मार्केट का हिडनबर्ग को यूज़ करना, और ये इस बात को साफ दर्शाता है कि 4 दिन में पोजीशन शॉर्ट की बनाई हुई बाइंग में कैसे कन्वर्ट हुई। जब एफ आईज ने 4 दिन पूरा शॉर्टिंग करी, इंडेक्स शॉर्ट करे,
और जब इन्होंने अपना बाइंग यानी कि वहाँ पे जब इन्होंने अपना प्रॉफिट को बुक किया, तब इन्होंने बाइंग पोजीशन रख दी। इसीलिए अदानी की एक छोटी ये भी न्यूज़ आई है कि अदानी ने एक लॉ फर्म हायर की है यूएस के अंदर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि ये मामला ही कुछ इस तरीके से दर्शा रहा है कि इसमें एफआईज ने हिडन बग का यूज़ किया है। अमेरिका के सॉरी यूएस के मार्केट ने यूएस के बाज़ार ने हिडन बग को इसीलिए यूज़ किया है ताकि ये शॉर्टिंग की पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देने के लिए। यहाँ तक कि इस न्यूज़ को आने से पहले 29 जैन से पहले एक हफ्ते पहले का अदानी को इंडिया टीवी पे अदानी का एक इंटरव्यू था। उसमें अदानी ने किसी भी तरीके से इस बात को बोलने की कोशिश नहीं करी कि उसके शेयर डेप फ्री है, क्योंकि जितना भी बिजनेस ओवर वैल्यूड लैंड्स पे अदानी का है वो सब डेप पे होने वाला बिजनेस है और बिजनेस डेप पर ही होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डेप पर है। इसमें हिडनबर्ग ने एक न्यूज़ ये निकल कर आ रही है ग्लोबल इंडाइसिस से, या हम जितने भी न्यूज़ को फॉलो करते हैं, चाहे वो बीबीसी हो या किसी भी तरीके का बाहर का जिस तरीके के न्यूज़ एंकर्स हो, या उनको अब तक सुन के मुझे ये बात समझ में आई है कि एफआईज की बनाई हुई शॉटिंग पे हिडनबर्ग ने मुहर लगाई है और इस पूरी शॉट को अंजाम देने के लिए एफआईज ने अपना माल काट दिया है। ठीक है, जितनी शॉर्टिंग पोजीशन पे ऑर्डर उन्होंने बुक करना था उन्होंने बुक कर लिया है, प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया है। अब एफआईज एक बाइंग कंडीशन। अब अगर मैं बात करूँ इन सारे ही शेयर्स की, तो ये लमसम अपनी अपर वैल्यू से ये लमसम 50% गिर चुके हैं, क्योंकि मार्केट फ्लोट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन 18 लाख करोड़ से गिरकर 10 लाख करोड़ हो चुकी है। और रिटेलर्स अगर ऐसे ही इसे अभी तक कम करते रहे तो ये कैपिटलाइजेशन और कम हो सकती है। कैपिटलाइजेशन कम होने का सबसे बड़ा रीज़न मार्केट में था कि रिटेलर ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, और जितने ही लोग टेक्निकल को मानने वाले थे यानी कि टेक्निकल के व्यू पे चलने वाले थे, उनकी जीटीडी पहले ही इस पर हिट हो गई थी, जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स थे। और जिन्होंने जीटीडी पे माल नहीं काटा उन्होंने अदानी पे विश्वास रख के होल्डिंग करी, और उन्होंने वहाँ भी माल नहीं काटा तो जिनकी प्लेजिंग शेयर्स पे थी उसने प्लेज वैल्यू पे उस शेयर को काट दिया। यानी कि रिटेलर्स ने जो हमारे इंडियन मार्केट के रिसेलर्स थे, जिनके पास अदानी का माल बैंकिंग रोल पे था या प्लेज सिचुएशन पे था, तो उनका ऑटो कंडीशन पे माल कट गया। और जिन जिन लोगों का ऑटो कंडीशन पे माल कटा वो रिटेलर्स का इम्पैक्ट है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आदि हो गई। नहीं तो अदानी के सारे ही शेयर्स, ट्रांसमिशन है, टोटल गैस है, विलमार है और इसके ग्रीन एनर्जी है, जितने ही शेयर अदानी के हैं ये सब अपनी टॉप वैल्यू से 29 जैन को अपनी टॉप वैल्यू से आधे हो चुके हैं। यानी कि अभी भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरी तरीके से अदानी के शेयर्स में नहीं आया है, और इसकी इम्पैक्ट सबसे बड़ी पड़ी है हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर। और रिटेल्स इस पे हमारे ग्लोबल इकोनॉमी के रिटेल्स इस पे सड़क पे आके इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अदानी तुम जवाब दो। अब वो जवाब किस बात का मांग रहे हैं इस बात को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शेयर्स में तो वो ओवर वैल्यूड से निकल चुके हैं, ऑटो कंडीशन पे प्लस सिचुएशंस पे उनका माल कट चुका है, और अब वो अदानी से इस बात की सच्चाई मांग रहे हैं कि आप मैनिपुलेशन की साबित करो। जबकि इस पूरे मामले के अंदर इस पूरे जो भी ये अब तक का स्प्लिट न्यूज़ रही है, इस पूरे मामले के ऊपर अमेरिका भी काम कर रहा है, और हिडनबर्ग के ऊपर एक लॉ फर्म भी हायर कर दी गई है, और इसके ऊपर वहाँ भी उससे जांच पड़ताल की जा रही है कि वो इस इम्पैक्ट को ओवर वैल्यूड पे उसने न्यूज़ कैसे स्प्लिट करी, और वहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी केस की गए हैं यूएस मार्केट में। हमारे रिटेलर्स के अंदर एक बहुत बड़ा मैं इसे कमज़ोरी बोलूँगा कि आपने इस गलत न्यूज़ पे जिन्होंने जो डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं थे, यानी कि जिनकी जीटीडी सेट नहीं थी, जिनकी वैल्यू अदानी के शेयर्स में जब से है कि अगर वो आज अदानी के शेयर्स को देख ले खोल के तो शायद उनकी इम्पैक्ट कॉस्ट या उनका रिटर्न 100 गुना हो गया होगा अदानी के शेयर्स में। लेकिन उन्होंने जीटीडी पे इसको स्क्वायर ऑफ किया होगा
या किसी भी रीज़न से, हिडन बग के रीज़न से इसको स्क्वायर ऑफ किया होगा, तो ये न्यूज़ मानने वाली नहीं थी, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं आपके सामने एक स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, मेरा इसमें किसी भी तरीके का होल्डिंग नहीं है, मेरी कोई शॉर्टिंग नहीं है, मेरा किसी भी शेयर को लेके बाय रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के तौर पे एक आपसे बात, छोटी सी बात कर रहा हूँ कि आपको शायद वो समझ में आ जाए। आज से 3 साल पहले और 4 साल पहले अदानी का शेयर, अदानी पावर 145 और 160 रुपए के भाव पे था। और अदानी पावर में जब इस तरीके का डाउनफॉल आया तो वो 275 रुपये से गिरा, और 275 रुपये से गिरने के बाद अब वो 140 पे दोबारा है, 150 160 पे दोबारा है। तो हम कंडीशनल टू आईपीओ देखते हैं इस चीज़ को, कंडीशनल टू आईपीओ इस चीज़ को देखते हैं कि आपकी लिस्टिंग प्राइस में क्या था। आपका लिस्टिंग प्राइस कहता है कि आपके शेयर की वैल्यू 150 रुपये है, 160 रुपये है, और अगर वो बढ़ के 450 रुपये तक शेयर वैल्यू आपकी जाती है तो आपका रिटर्न 200% बनता है, और आपकी होल्डिंग डिविडेंड रिटर्न, ईयर ऑन डिविडेंड इस बात को कहता है कि आपका रिटर्न 400% बनता है एज पर कलेक्टिंग टू डिविडेंड। आपने उस माल को, रिटेलर ने हमारे गलत न्यूज़ पे जो इसे रिएक्ट किया, और उन्होंने उस शेयर को वहाँ तक रखा जहाँ तक उनको लगा कि अब हमारा एक कंडीशनल टू बाय रिकमेंडेशन, कंडीशनल टू शेयर रिकमेंडेशन हमारी नहीं है। लेकिन उन्होंने जहाँ तक इस शेयर को रखा, मेरे हिसाब से नहीं काटना चाहिए था, होल्ड करना चाहिए था। आपने अदानी को अब तक पेपरलाइज व्यू देखा, आपने अब तक अदानी के शेयर में टेक्निकल व्यू देखा, आपने अब तक अदानी के कैंडल स्टिक पे ड्रैगन फ्लाई डोजी देखी, आपने ड्रैगन फ्लाई कैंडल देखी, तो आपको 7 कैंडल टू ड्रैगन फ्लाई के बाद ये लगने लगा कि क्या अब भाव नीचे गिर जाएगा, क्या अब भाव ज़ीरो हो जाएगा। इसी को लेके कंपनी ने भी ये डिसीजन लिया कि प्रमोटर के सारे शेयर प्लेज जितने थे उसको रीपे कर दिया जाए, और कंपनी ने उसको रीपे किया। जब रिटेलर के सामने ये खुशी बन के आई तो स्टॉक्स में यूसी लग गया, उसमें 20% उसे शेयर का यूसी लग गया। जिस शेयर में 5% का एलसी सर्किट है, जिसमें 10% का सर्किट है, अपने अनुसार उनको उतना रिटर्न मिल गया। तो जो अंधाधुन इसको बाय कर रहे हैं और जो अंधाधुन इसको सेल कर रहे हैं, उन रिटेलर्स के लिए प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, क्योंकि अब मैं आप, जैसा कि क्या आपको शेयर में बना रहना चाहिए या क्या आपको शेयर से बाहर निकल जाना चाहिए, मैं इसी बात पे आपके सामने ये सारी टॉपिक लेकर आया। और मैंने ये बताने की कोशिश करी कि अदानी के लेके जो 24 जनवरी में ये हुआ, उसके बाद 29 पे सेकंड रिपोर्ट आई, और पूरे 413 पेज की रिपोर्ट हिडनबर्ग ने तैयार करी अदानी के खिलाफ। और अदानी ने सेम रिपोर्ट उसको लेके तैयार करी जो उन्होंने लॉ फर्म हायर करी है यूएस के अंदर, वो इस पे काम कर रही है, ओरिजिनल वैल्यूड पे हो चुके हैं। ओरिजिनल वैल्यूड इन द सेंस वो सारे शेयर्स में इतनी चाल आ चुकी है कि अब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ओरिजिनल निकल कर आ रही है रिटेलर्स के माल बेचने के बाद, 18 लाख करोड़ की कैपिटलाइजेशन, 10 लाख, अब जहां शेयर है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यूड पे है, ओवर वैल्यूड पे नहीं है। जितने भी शेयर्स है रिटेलर्स बाय करना चाहें तो दोबारा बाय कर सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। जो कि अदानी के जितने भी शेयर प्लेस थे, इसकी रिपोर्ट हम सबको कहीं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रिपोर्ट हमें हमारा ब्रोकर प्रोवाइड करवाता है। और प्लेस शेयर के जितनी प्लेजिंग थी उसको रीपे तो कर दिया है, साथ ही साथ प्लेज किस पे था, प्लेज सबसे ज़्यादा अदानी पावर पे था, सबसे ज़्यादा अदानी पावर पर लोन था, और उसकी प्रमोटर के शेयर 25% होल्ड थे, 40% टोटल वैल्यूड से 25% शेयर होल्ड थे, और इसको प्लेज किया। अब प्लेस सिचुएशन में कंपनी डेप मांगती है, बैंकिंग लोन, बैंक इसमें सामने आते हैं और बैंक अपना लोन देते हैं, और हर कंपनी डेप पर ही काम करती है, तभी बैंक इन्वॉल्व होते हैं उसमें, रिटर्न्स को लेके और हाई रिटर्न्स के लेके। और गवर्नमेंट एज पर रोटेशनल इकोनॉमी, सिचुएशन टू डेप, सिचुएशन टू लोन, इसको
अप्रूव्ड और प्रमोट करने के लिहाज से वो भी इस रिटर्न पे काम करते हैं, और यही रोटेशन ऑफ इकोनॉमी का काम है। प्लेज सिचुएशन को देखते हुए अंबुजा सीमेंट जीरो प्लेजिंग था, और अदानी पोर्ट पे 17% का प्लेज शेयर था, प्लेजिंग पे शेयर थे, जो कि आज की डेट में सारे ही शेयर रीपे हो चुके हैं। प्रमोटर के स्टेक में प्रमोटर को बताने के लिए एक भी शेयर प्लेज पे नहीं है। ये रिटेलर के लिए बहुत खुशी की बात है, और हो ना हो इसे अदानी बहुत पहले ही करने वाला था, या वो एक अपने एक फाइनेंशियल ईयर का वेट करते हुए, या जैसा बैंकिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे है, या बैंकिंग उसमें क्या है, या LIC उसमें इम्पोर्टेंट है, या SBI अपने लोन को लेके इम्पोर्टेंट है, वो इसमें बहुत पहले ही काम कर देता। क्योंकि उसका कहीं ना कहीं एक रिटेलर को लेके ये दिखाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि हम रिटेलर्स की बहुत बड़ी एक कमज़ोरी है। किसी कंपनी को अगर आपने डेप पे और लोन पे आपको पता चला तो आप शेयर बाय नहीं करते हो, या आपको कहीं ना कहीं वो लगता है कि ये डेप फ्री है, तो इसका जो जितनी भी इसका इबीटा है वो नेगेटिव निकल के आने वाला है, या जितनी आप होम ग्राउंड इकोनॉमी के हिसाब से उसको जज नहीं करते हो। बहुत हिडनबर्ग ने पेपर स्पीच दी इस पे, कॉस्ट इम्पैक्ट का एक बहुत बड़ा गलत रीज़न की तरीके से इसको बताया। तो उस पर मैं इसी बात का कहना चाहूँगा कि उसने अदानी का लिक्विडिटी देखी, उसने अदानी के लैंड्स नहीं देखे, उन्होंने ग्रीन एनर्जी नहीं देखी, उन्होंने अदानी पोर्ट नहीं देखे, उन्होंने अभी तक विलमार की कंडीशन नहीं देखी, उन्होंने FMCG में काम करने वाले काउंटर्स नहीं देखे, उन्होंने सिर्फ देखी तो लिक्विडिटी देखी, उन्होंने सिर्फ देखा तो डेप्थ देखा, और इसी पॉइंट पे हिडनबर्ग ने पूरी स्टोरी क्रिएट करी, और FIs इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, क्योंकि शॉर्टिंग पोजीशन उन्हीं की बनाई हुई थी। लेकिन हम इंडियंस को इसमें क्या करना चाहिए? हम इंडियंस को इसमें अदानी की होम ग्राउंड इकोनॉमी देखनी चाहिए। हमें शेयर में जाने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या कोई भी शेयर हो, चाहे वो वेलबार हो, चाहे वो अदानी पावर हो, ट्रांसमिशन हो, या पोर्ट हो, अंबुजा सीमेंट हो, ACC हो, कोई भी हो, उसमें हमें लिक्विडिटी के साथ क्या फड्डा बेल्टर एनालिस्ट इस बात को बोल पा रहा है, क्या उसके पास इसके लैंड्स भी हैं, उसके पास इसके लैंड्स है, और लैंड डेप फ्री है। लैंड पे कोई न्यूज़ नहीं है कि लैंड्स पे डेप है, लैंड डेप फ्री है। होम ग्राउंड इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्लेयर है। FMCG में इनकी अच्छी पकड़ है, इंडस्ट्री सीमेंट्स में इनकी अच्छी पकड़ है, पोर्ट्स में इनकी अच्छी पकड़ है। तो क्या ऐसे पर्सन्स के शेयर में हम निवेश ना करें, और किस में करें? एक माइक्रो फाइनेंस में, या ऐसे जो ब्लू चिप्स आपके सामने निकल कर आते हैं, या बहुत कम वैल्यूड है, क्या उसमें हमें जाना चाहिए? नहीं, हमें जाना चाहिए एक अच्छे इंसान के साथ, या एक ऑनेस्टली पर्सन के साथ, एक बहुत बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन बिजनेसमैन के साथ, और ये एक होम ग्राउंड इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, एक हमारे रिटेलर्स के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जहाँ तक मैं डिविडेंड देख पा रहा हूँ और बोनस देख पा रहा हूँ, तो आपने सिर्फ 2022 के बोनस और डिविडेंड को देखा है, तो अदानी उस पर फुलफिल्ड नहीं है। लेकिन आपने अगर उससे पहले के डिविडेंड और बोनस को देखा है, तो आप जाके देखिए, जिन्होंने अदानी पावर के IPO को लिया था, उस वैल्यूड पे अगर मैं अमाउंट वैल्यू की बात करूं, तो रिटर्न 600% हो चुका है आज के टाइम पे, चाहे आज वो 140 पे हो या 160 पे हो। और वो अपने हाई से गिरा है, 275 से गिरा है अदानी पावर, लेकिन उसका इसमें कोई उसके रिटर्न को लेके या आने वाले डिविडेंड को लेके इम्पैक्ट कॉस्ट खड़ा नहीं होता। आने वाला डिविडेंड उसका अच्छा रहेगा, एक्स डेट से पहले डिलीवरी होनी चाहिए आपके पास, तभी आप फुलफिल्ड उसके मज़े ले पाओगे। मेरी इस पूरी वीडियो को लेके आपके सामने एक छोटी सी यही एक आशा थी कि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या हिडनबर्ग इसमें किस तरीके का वर्क किया है, और किस तरीके से FIs की इसमें बहुत बड़ी चाल थी, और इसमें हमारा इंडियन मार्केट इस चीज़ को कैसे समझता है। इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट अब बहुत अच्छे हो चुके हैं, जो कि एक और मैं आपको एक बात और ये और बता दूं कि इस न्यूज़ से पहले एक बजट सेंटीमेंट था, और उस हमारे बजट को इस चीज अदानी को बजट का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, नहीं तो हम निफ्टी को 16,000 देख पाते। हमारी जो निफ्टी होती है वो 16,000 पे जाके क्रैश होती, और
इस पे बहुत बड़ा बचाव हमें बजट का मिल पाया जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें दिया है। इंडस्ट्री वैल्यू बढ़ी, इंडस्ट्री जितने भी अभी उन्होंने सेक्टोरियम पे बताने की कोशिश करी कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टिंग की है, तो उससे काफ़ी बचाव हुआ हमारा। नहीं तो हम निफ्टी को बहुत डाउन देख सकते थे। तो रिटेलरों से यही मांगे, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक को लेकर नेगेटिव ना हुए। स्टॉक आपके सारे सेफ है और होल्डिंग पर्सपेक्टिव से सब अच्छा है। अगर आप इसको इंट्राडे बेस पे देखते हैं, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अगर आप 3 महीने या 6 महीने के व्यू पे देखते हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है। आपको इसमें लॉन्ग रहना पड़ेगा, तभी आपको डिविडेंड अच्छे से अच्छा मिल पाएगा। अब अगर मैं बात करूं, एक मैं ऑप्शंस के लिहाज से मत देखिए, ऑप्शन के लिहाज से स्टॉक्स को मत देखिए। ऑप्शन अपनी जगह है, स्टॉक्स अपनी जगह है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा आपसे इसी बात को, अंत को लेकर। और आपको जैसी वीडियो लगी हो, इसमें मेरे आपको जैसे ही पॉइंट्स लगे हो, और मैंने बहुत मुश्किल से इसे छाट के आपके सामने पॉइंट्स लेकर आए हो, क्योंकि अदानी ने 413 पेज की रिपोर्ट तैयार करके हिडन बग के ऊपर दावा ठोका है, और यूएस मार्केट में इसको कोर्ट को लेके ये मामला सामने भी आ चुका है। इस पूरे रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद मेरे को ये पॉइंट्स सही लगे, मैं आपके सामने इसको लेकर आया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस पॉइंट पे जानना है। मैं उस पर वीडियो बना के आपके सामने वो वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद आप सभी से। मैं